की अदालत में अटल बिहारी वाजपेयी पर इल्जाम है कि ये पार्टी से ज्यादा पर्सनल इमेज पर ध्यान देते हैं। अटल जी, आपकी पार्टी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अटल जी अपनी छवि को बेदाग रखते हैं और पार्टी पर कभी कभी आरोप लग जाए तो चुप्पी लगा लेते हैं। ये ठीक नहीं है। चुप्पी लगाने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। मैं चुप रहना नहीं चाहूं तो दुनिया चुप नहीं रहने देती। मैं पार्टी के पक्ष में बोलता हूं और मैं इसीलिए पार्टी में हूं क्योंकि मैं पार्टी के सिद्धांतों को, नीतियों को और कार्यक्रमों को ठीक समझता हूं। जब आप विदेश मंत्री बने, जिस समय जनता पार्टी की सरकार बनी 1977 में केंद्र में, उस समय आपने बजाय भारतीय जनसंघ की नीतियां फॉलो करने के, बजाय गुरु गोलवलकर और सावरकर के सिद्धांतों पर चलने के, आपने जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के सिद्धांतों पर चलना ज्यादा बेहतर समझा। मैं जनता पार्टी का विदेश मंत्री बना था, जनसंघ का नहीं। अन्य दलों ने अपनी अपनी बहुत सी बातें छोड़ी, हमने भी कुछ अपने दृष्टिकोण ताक पर रख दिए और जो साझा कार्यक्रम तय हुआ था उस पर अमल किया। विदेश नीति का जहां तक सवाल है, गुट निरपेक्षता की विदेश नीति पर देश में पहले से आम सहमति रही है। मैंने एक बार नेहरू जी के सामने लोकसभा में कहा था कि अगर नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री न होते और स्वतंत्रता के बाद हमें विदेश नीति का निर्धारण करना होता तो हम गुट निरपेक्षता की नीति का ही निर्धारण करते। आपको ये नहीं लगता कि जो भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता थे जिन्होंने जनता पार्टी ज्वाइन की थी, उनको इस बात से तकलीफ हुई होगी कि जिस सोवियत यूनियन और जिस पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ चढ़ करके जनसंघ के नेता बोलते थे, उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया आपने विदेश मंत्री के तौर पर? साम्यवाद से वैचारिक स्तर पर मतभेद होते हुए भी हम सोवियत संघ के साथ मित्रता बनाए रखने के पक्ष में थे। जब उस समय की सरकार ने सोवियत संघ से हथियार लेने का फैसला किया तो जनसंघ ने उसका स्वागत किया था। और अगर अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो आप विदेश नीति में परिवर्तन करेंगे या नेहरू की पंचशील की नीति को फॉलो करेंगे? नेहरू जी की पंचशील की नीति विश्व में जिस संदर्भ में विकसित की गई थी वो संदर्भ बदल चुका है। शीत युद्ध समाप्त हो गया है। गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। अब तो दुनिया के गरीब देशों को, विकासशील देशों को एक साथ आकर और समृद्ध देशों पर इस बात के लिए दबाव डालना चाहिए कि समृद्धि केवल उन देशों तक सीमित न रहे, वो विश्वव्यापी समृद्धि हो और उसमें गरीब देशों का भला हो। भारत को ऐसे विकासशील देशों का नेतृत्व करना है। लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी आपके कंट्रोल में है। भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर आप जिनेवा जाएं और जिस कश्मीर नीति का आप यहां विरोध करते हैं उस पर आप भारत सरकार का, नरसिम्हा राव का समर्थन करें, ये कुछ अटपटा नहीं लगता है? नहीं अटपटा है, न चटपटा है। जिनेवा में नरसिम्हा राव जी का समर्थन करने का सवाल नहीं था। मानवाधिकारों के प्रश्न पर भारत के पक्ष को प्रबलता के साथ रखने का प्रश्न था। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत थी। जब नरसिम्हा राव ने मुझे निमंत्रण दिया प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए, मैंने पार्टी से परामर्श किया और मैं तैयार हो गया। जिनेवा में मुझे देखते ही पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। उन्होंने कहा ये मुसीबत कहां से आ गई। बेगम बेनजीर ने टेलीविजन पर कहा कि एक भारत है जिसका विरोधी दल का नेता अपने देश का समर्थन करने के लिए जिनेवा तक जाता है और एक पाकिस्तान का विरोधी दल का नेता है जो जिनेवा जाने के बजाय घर में बैठकर मेरी आलोचना करना ही अपना सबसे बड़ा काम समझता है। भारत और पाकिस्तान का अंतर स्पष्ट हो गया। हमने पाकिस्तान को खरी खरी बातें सुनाई और पाकिस्तान उस समय जिनेवा के उस सम्मेलन में भारत के विरुद्ध प्रस्ताव पास नहीं करा सका। अगर फिर कभी आवश्यकता पड़ी तो हम सारे मतभेद भूलकर और देश पर आने वाले संकट का सामना करने के लिए इकट्ठा होंगे और हमारे किसी पड़ोसी को इस बारे में गलतफहमी नहीं होना चाहिए। हमारे मतभेद घर के मतभेद हैं, बाहर वालों के लिए हम 100 और 5 नहीं, हम 105 हैं।
कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस समय नरसिम्हा राव ने आपकी अपनी दोस्ती का, आपके उनसे जो व्यक्तिगत संबंध है, उसका फायदा उठाया अपनी इमेज बूस्ट करने के लिए। मैं ऐसा नहीं मानता। इमेज तो मेरी बूस्ट हुई मगर मैं इसके लिए नहीं गया था। सवाल था पाकिस्तान को प्रभावी उत्तर देने का, मुस्लिम देशों से खरी खरी बातें कहने का, और मैंने इस कर्तव्य का पालन किया। आज मुस्लिम देशों के रवैये में एक परिवर्तन हो चुका है।